Good morning, students. In the previous class, we have started with determiners. Determiners के कई पार्ट्स होते हैं, मैंने आपसे बता दिया था। नंबर 1 में आर्टिकल्स आता है, नंबर 2 में पोसेसिव्स आता है, देन डेमोन्स्ट्रेटिव आता है, देन अदर डिटर्मिनर्स में आता है। ठीक है, अदर डिटर्मिनर्स में भी आता है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। और इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको आर्टिकल्स का डिफरेंट यूसेस बताया था, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज़ करना है, कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इवन वी डिस्कस्ड अबाउट द पोसेसिव्स आल्सो। ये दोनों चीज़ें हमने आपको सिखाया है। अभी हमारा 2-3 चीज़ें इसमें रह गया है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये चैप्टर चाहता है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 इज आर्टिकल्स, सेकेंड 1 इज पोसेसिव्स। आर्टिकल्स का मैंने आपको बता दिया था, ये, एन और द, उसका डिफरेंट यूसेस है। और पोसेसिव्स में मैंने आपको बता दिया था, जो जिनके पोसेशन में आता है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे माई, दिस इज़ माई कार, है ना, दिस इज़ योर बुक, हिज, देयर, माई, आवर, यूअर, इस तरीके से, देयर्स, इस तरीके से जो वर्ड होते हैं और पोसेसिव्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम सीख लेंगे, वो बहुत ईजी है, डेमोन्स्ट्रेटिव। आपने कभी सीखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव्स में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ होती है डेमोन्स्ट्रेटिव्स में। देखो बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव्स में हमारा 4 चीज़ें आता है, वो आप शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, बट ये नाम आपको पता नहीं है। नेम जो है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव जो नेम है आपको पता नहीं है, मगर ये शुरू से आप पढ़ के आ रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में ये आता है दिस, दैट, दिस, दोस। ओके, ये जो पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स इन विच दे रेफर, ये कहाँ यूज़ होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करते हैं, हाँ, उसी ऑब्जेक्ट के लिए रेफर करता है। ओके, जैसे हमने आपको पहले भी आपने सीखा होगा, जैसे दिस का यूज़ क्या होता है, दैट का क्या होता है, दिस और दोस का क्या यूज़ होता है। सपोज मैं आपसे कह रहे थे कि सी, दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, दैट मीन जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, अपना हाथ में रख के दिखा रहे हैं या पास में रख के दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या यूज़ होना होता है, दिस। दैट मीन वो सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर भी होता है, वो हमारा बिल्कुल हाथ में होगा या हमारा बिल्कुल पास में होगा, टच करके हम दिखाते हैं, देखो दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। ठीक है, अब दैट देखिए, तो दैट में क्या होता है, ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, बट ये पास की चीज़ नहीं दिखा, थोड़ा दूर की चीज़ दिखाते हैं, पॉइंट आउट करता है। जैसे हम कोई ट्री को दिखाते हैं, देखो दैट ट्री इज़ वर्शिप्ड बाय आवर पीपल, इस तरीके से उसको भी पॉइंट आउट करता है, दिखाकर पॉइंट आउट करता है कि दैट ट्री इज़ वर्शिप्ड बाय आवर पीपल। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे दिस का यूज़ मैंने आपको बताया था, सिंगुलर में यूज़ होता है, तो इस तरीके से उसका प्लूरल जो है दीस होता है। ओके, दिस का प्लूरल है दीस, दैट का प्लूरल है दोस। तो उसका डिफरेंस अभी समझ में आया होगा, दिस तो सिंगुलर को करता है, दिस प्लूरल को कहते हैं। दिस तो एक ही ऑब्जेक्ट होते हैं जो पास के होते हैं, हाँ, देन दिस होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जो पास में होता है, या टच करके बताते हैं, पॉइंट आउट करके पास में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज रोड्स आर डर्टी, जैसे रोड दिखा के बताते हैं, पास में खड़े होकर, रोड में खड़े होकर कहते होंगे, या दीज रोड्स आर डर्टी। तो इस तरीके से मान लीजिए दोस्त का यूज़ भी ऐसे होता है, दोस्त भी हम पॉइंट आउट करके दिखाते हैं, वो दूर के लिए बताता है। जैसे दैट जो है ना, सिंगुलर को बता दिया था, वो पॉइंट आउट करके वो दूर के, और ये भी ऐसे दोस्त जो होते हैं वो भी हम पॉइंट आउट करते हैं, वो दूर के लिए, बट वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि दोस्त मेन आर कारपेंटर्स, दोस्त मेन आर आर्टिसंस, इस तरीके से किसी को दूर में पॉइंट आउट करके बताते हैं, उसमें हो जाते हैं। ठीक है,
अभी हमें बस 3 चीज़ें हमने सीखा है, आर्टिकल से, पोसेसिव से, डेमोन्स्ट्रेटिव से, ये तीनों चीज़ें सीखा है। आर्टिकल्स थोड़ा सा काफ़ी लंबा टॉपिक थे, पोसेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव से इतना ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अभी हम बाकी जितना रह गया है उसमें हम एक ही पार्ट में हम कह सकते हैं अदर डिटर्मिनेंट्स के रूप में कह सकते हैं। तो उसे कहते हैं कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ये हम अपना कन्वीनियंट के हिसाब से अदर डिटर्मिनेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अदर डिटर्मिनेंट्स में बेटा जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स है, इसमें डेली ये सब वर्ड हम यूज़ करते हैं, बट उसका डिफरेंस हमें पता नहीं होते कहाँ हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले अदर डिटर्मिनेंट्स या इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इतना सारा जो हम नोट्स आपको भेज रहे हैं, प्लीज़ इसका शॉर्ट में आप इसका वो कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इंग्लिश 2 नोटबुक में मेंशन करना है। नाउ अदर डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले यूज़ करेंगे हम सम, SOME, सम का यूज़। ये जो सम का यूज़ जो होते हैं कहाँ यूज़ होते हैं, अब देखो, सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसके साथ, विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, वो प्लूरल भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, उसके साथ ही हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सम डाउट अबाउट योर प्लान। कुछ डाउट है, देखिए इस सेंटेंस में पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सम डाउट्स, कुछ डाउट्स है, देखो प्लूरल में आ गया ना, यस। तो इस तरीके से सम का फर्स्ट यूज़ होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। सेकेंड वन क्या होता है, सेकेंड वन का सेकेंड यूज़ क्या होता है सम का, सेकेंड यूज़ होते हैं, दिस सम कैन आल्सो बी यूज्ड एज क्वेश्चंस वेयर वी एक्सपेक्ट एग्रीमेंट और द आंसर यस। देखिए, अच्छा, सम का दूसरा यूज़ होता है, हम इसमें क्वेश्चन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। वो जिस क्वेश्चन के रूप में हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट, दैट मीन यस एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम टी, है ना, ये भी सम है, वुड यू लाइक सम टी, तो यहाँ पर मोस्टली देखो आंसर यस के रूप में आता है, यस। तो इस तरीके से यस का रूप में जो एग्रीमेंट के रूप में जो आंसर आता है उसमें भी हम क्वेश्चन के रूप में सम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सम का यूज़ हो गया फर्स्ट वन। अब नेक्स्ट देखिए हम एनी, ANY, एनी। सम मैंने आपसे कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, और इस यहाँ पर देखिए एनी कहाँ यूज़ होता है, तो एनी इज यूज्ड विद ए नेगेटिव मीनिंग, यस, एनी में हम नेगेटिव मीनिंग में यूज़ होता है, एंड इन क्वेश्चन टू आस्क वेदर समथिंग एक्सिस्ट और नॉट, क्वेश्चन के रूप में भी यूज़ होता है, उसमें ये पूछते हैं क्वेश्चन के रूप में कुछ एक्सिस्ट हो रहा है कि नहीं, उसमें भी। ठीक है, मेनली वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में कोई एग्जाम्पल मैं बता दूंगी एनी यूज़ करके, जैसे आई हैवंट लेफ्ट एनी मनी, है ना, आई हैवंट गॉट एनी मनी, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के रूप में क्या यूज़ कर सकते हैं, haven't you got any work to do, haven't you got any work to do। अच्छा, ये भी और भी यूज़ कर सकते हैं कि डू यू हैव एनी बेटर आइडियाज़, तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, और यानी का और भी यूज़ होता है, कभी कभी नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, उसमें भी यूज़ कर सकता है। कब होता है, देखो एनी जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन टू रेफर टू समथिंग
विच मे और मे नॉट एक्सिस्ट। तो यानी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। वो किसको रेफर करने के लिए? समथिंग विच मे और विच मे नॉट एक्सिस्ट, कुछ एक्सिस्ट हो या ना हो उसके लिए भी रेफर कर सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यू कैन लर्न दिस सॉन्ग एट एनी टाइम है ना। तो इस तरीके से हमारा यूसेस होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए लिटिल और मच। अब देखो लिटिल और मच है, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आ गया है लिटिल और मच। अब देखो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है? ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कि अमाउंट या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिटिल एंड मच वो किसको यूज़ करता है? क्वांटिटी या अमाउंट को कर सकता है। और ये अमाउंट को, लार्ज अमाउंट को कौन सा यूज़ करेगा और स्मॉल अमाउंट को कौन सा यूज़ करेगा? लिटिल जो है इट रिप्रेजेंट फॉर स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ये वर्ड सुनते हुए, लिटिल वर्ड सुनते हुए आपको लिटिल मीन छोटा, स्मॉल, तो ऐसे ही याद रखना जो लिटिल जो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मच यूज़ कर सकते हैं। क्लियर आ गया? स्मॉल क्वांटिटी को लिटिल यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी या अमाउंट, और लार्ज क्वांटिटी और अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? मच यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। लिटिल होप है, ठीक है। तो देन इसके बाद मच वाला एक एग्जाम्पल, हैव यू गॉट मच होमवर्क टू डू, है ना। हैव यू गॉट मच होमवर्क टू डू, ये ज़्यादा क्वांटिटी को बताता है। गॉट इट क्लियर? ये एक और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही शोड मच इंटरेस्ट इन अवर प्रोजेक्ट, दैट मीन हमारा प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, दैट यूज मच हो गया है। ओके, यस। अब एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये जो लिटिल जो है मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल क्वांटिटी को यूज़ होता है, बट यहाँ पर देखिए ये लिटिल भी होते हैं, लिटिल भी होते हैं। इसमें आ लिटिल जो होते हैं उसी को वही जो है ना बहुत स्मॉल अमाउंट को करते हैं, बट लिटिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये आ लिटिल और लिटिल, आ लिटिल जो है बहुत ही छोटा सा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट लिटिल नहीं है। तब तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि वी हैव अ लिटिल प्रॉब्लम इन अवर बैंक। वी हैव अ लिटिल प्रॉब्लम, अ लिटिल प्रॉब्लम मीन बहुत कम प्रॉब्लम, थोड़ा सा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कहावत होता है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये कहावत होता है, वो भी है। ठीक है, आप देखिए आई हैड लिटिल टाइम टू स्पेंड इन शॉपिंग। आई हैव लिटिल टाइम, लिटिल टाइम मीन्स यहाँ पर कम टाइम है, कम टाइम मीन बहुत कम टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए हम आ लिटिल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको सिखा देंगे फ्यू एंड मैनी का यूज़। अब फ्यू और मैनी का यूज़ कहाँ होता है, किस लिए यूज़ कर सकता है? यस, अभी पीछे हमने आपको बताया था कि लिटिल और मच का, वैसे ही आप वहाँ वो तो उसको क्वांटिटी और अमाउंट को बताता है, बट देखिए फ्यू और मैनी किसको बताता है। अब देखिए फ्यू जो है वो कह सकता है कि फ्यू एंड मैनी ये दोनों प्लूरल नाउन्स में यूज़ होता है। ये प्लूरल नाउन्स में यूज़ होता है, वो नंबर को बताता है। पीछे हमने आपको बताया था कि लिटिल और मच है वो क्वांटिटी को बताता है, ये वाला फ्यू और मैनी किससे बताते हैं? नंबर को बताता है। ठीक है, अब देखो फ्यू जो है इट एम्फसाइज फॉर स्मॉल नंबर, और मैनी जो है इट एम्फसाइज फॉर लार्ज नंबर। बहुत लार्ज नंबर के लिए हम मैनी यूज़ कर सकते हैं, और कम नंबर के लिए हम फ्यू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, दैट में कम पीपल, है ना। एंड
नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स वॉच टेलीविज़न, काफ़ी बच्चे टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गया है ना। अब बट यहाँ पर भी जैसे पिछले मैं बताया था कि लिटिल आ लिटिल में डिफरेंस तो बता दिया था, वैसे ही इसी में भी डिफरेंस है। आ लिटिल लिटिल में डिफरेंस है, वैसे फ्यू और आ फ्यू में भी डिफरेंस है। हमने आपको कहा था कि फ्यू जो होता है ना कम नंबर को दिखाता है, बट यहाँ पर देखिए आ फ्यू जो होते हैं बहुत ही कम नंबर, विदाउट एनी एम्फोसिस, विदाउट एनी स्ट्रेस, बहुत कम नंबर को दिखाते हैं आ फ्यू, ए स्मॉल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द ट्रेन वॉज लेट फॉर फ्यू आवर्स, फॉर आ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए, बहुत ही कम घंटे के लिए ना, तो हो गया। नेक्स्ट भी कह सकते हैं ओनली आ फ्यू पीपल विजिट द श्राइन इन अप्रैल, आ फ्यू दैट मीन बहुत कम लोग। ठीक है, इस तरीके से हमें यूज़ करना है। सो अब देखिए, हाँ, नेक्स्ट ग्रुप में हमारा कौन कौन सा आता है, मोर आता है, लेस आता है, फ्यूअर आता है। ओके, मोर, लेस और फ्यूअर, फ्यू FEWER। अब देखिए मोर और लेस और फ्यूअर है, वो कंपैरेटिव डिटर्मिनेंट्स कहे जाते हैं इसे, कंपैरेटिव डिटर्मिनेंट्स। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको देखिए। देखो मोर इज यूज विद दैन to refer the amount or quantity of something which is greater than an amount of quantity or something else. It is used with the plural or uncountable nouns. देखो मोर जो है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो हमेशा ये यूज़ कर सकते हैं कि क्वांटिटी को रेफर करते हैं, that is something greater than the amount of that quantity of something। जैसे मोर के साथ हम लोग हमेशा यूज़ होते हैं मोर के साथ दैन, मोर दैन है ना, मोर दैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे बताते हैं ही हैड टू डू मोर वर्क दैन ही कुड नॉर्मली डू। वे नॉर्मली जितना वर्क कर सकते हैं वह करते हैं, उससे ज़्यादा वर्क करना थे। ठीक है, ही हैड टू डू मोर वर्क दैन ही कुड नॉर्मली डू। तो इस तरीके से यूज़ होता है मोर का। ठीक है, मोर के साथ दैन यूज़ कर सकते हैं और एट द सेम टाइम प्लूरल एंड अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करना है। अब देखिए मोर का और थोड़ा सा और भी यूज़ होता है, जैसे मोर कैन आल्सो बी यूज्ड विदाउट दैन टू डिनोट एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मोर के साथ तो हमने आपसे कहता है कि दैन यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स है, ये कंपैरेटिव डिटर्मिनर में आता है। बट ये विदाउट दैन आल्सो वी कैन यूज़ मोर, है ना, मोर जो है विदाउट दैन के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब विदाउट दैन के साथ मोर जब यूज़ करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कोई एडिशनल क्वांटिटी को बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मोर मनी इज़ नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए मोर मनी इज़ नीडेड। देखो इसमें दैन यूज़ तो नहीं किया हम लोगों ने, राइट। तो इस तरीके से विदाउट दैन आल्सो वी कैन यूज़ मोर। अब देखो नेक्स्ट यूज़ ऐसे होता है लेस। लेस इज जनरली यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। लेस जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, किस लिए, टू रेफर एन अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ समथिंग एल्स। जो रेफर करने के लिए किसी चीज़ का अमाउंट या क्वांटिटी रेफर करने के लिए वो जो दैट थिंग होते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे स्मॉलर दैन दैट ऑफ समथिंग एल्स, दूसरे से स्मॉलर दैन। ठीक है, तो आप देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ। दिस प्रोजेक्ट नीड्स लेस मैनुअल लेबर, राइट, अनकाउंटेबल नाउन है मैनुअल लेबर, तो उसके साथ यूज़ हो गया ना, दिस प्रोजेक्ट नीड्स लेस मैनुअल लेबर। दूसरे एक एग्जाम्पल जो है, आई हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन दैन राकेश। इसमें भी हम लेस के साथ दैन यूज़ कर सकते हैं,
than भी यूज़ कर सकते हैं, without than also we can use it. I have less time to prepare for the examination than Rakesh. अब देखिए fewer. Fewer is used before plural nouns to show a number of things or persons which is smaller than that of some other things or persons. Fewer जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर प्लूरल नाउन्स. जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उससे पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, किस लिए? टू शो द नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स. नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन है उसको दिखाने के लिए. दैट जो पर्सन और थिंग्स है विच इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ अदर थिंग्स और पर्सन्स. ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट you will have to encounter fewer people, fewer problems now than you did last year. इसमें than का यूज़ हो गया है. ठीक है, that is you will have to encounter fewer problem now than you did last year. और without than देखिए उसका यूज़. there are fewer gardens left in our city. हमारे सिटी में फ्यूअर गार्डन है तो विदाउट दैन आल्सो इट कैन बी यूज्ड. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनर्स. हम आपको इसमें पीडीएफ में नोट्स भेजेंगे, आप प्लीज़ इसका नोट्स है इंग्लिश 2 नोटबुक में कर लीजिएगा. क्लियर? अब मैं आपको डिटर्मिनर्स का जो चैप्टर दोबारा बता देती हूँ, थोड़ा सा समरी टाइप की. एक तो डिटर्मिनर्स में मेनली 4 वेराइटीज़ होते हैं, अलग अलग 5 भी होते हैं, बट एक साथ हम लास्ट वाले को इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स या अदर डिटर्मिनर्स के रूप में कर सकता है. नंबर 1 में आर्टिकल्स आते हैं ए एंड द. नंबर 2 में आते हैं पोसेसिव्स आते हैं माई, हिज, हर, देयर्स, राहुल्स. इस तरीके से पोसेसिव्स आते हैं. नंबर 3 में डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दिस, दोस, इतना चीज़ें आते हैं. और बाकी जो है ना अदर डिटर्मिनर्स में आता है. जो अदर डिटर्मिनर्स में मैंने काफ़ी चीज़ें भी और उसका डिफरेंसेस भी बता दिया था. जैसे सम में उसका डिफरेंट यूज़ है, एनी है डिफरेंट यूजेस है, लिटिल और मच कहाँ यूज़ होते हैं उसका डिफरेंसेस है, फ्यू और मैनी कहाँ यूज़ होता है, किसका डिफरेंस क्या है. और लास्ट में मैंने आपको बता दिया था मोर, लेस और फ्यूअर कहाँ यूज़ होता है, इसका डिफरेंसेस कहाँ होता है. ठीक है, इतना चीज़ें मैंने आपको आज सिखा दिया था. तो इसका नोट्स आप बना लीजिएगा. सो नेक्स्ट हम आपको सिखा देंगे एक पोएम है हमारा विंड है. ओके, विंड पोएम है, सुब्रमण्य भारती ने लिखा है. ये जो विंड पोएम है बहुत छोटी सी है. पहले मैं आपको उनका इसी क्लास में समरी बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे. फिर हमारा जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके साथ इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे. राइट? जो विंड जो चैप्टर में पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बता देंगे विंड चैप्टर में क्या है. एक्चुअली क्या होते हैं, विंड जो है ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल पावर होते हैं. एंड एट द सेम टाइम इट शेक्स एंड डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट इज़ वीक. ऑब्वियसली जो हवा चलते हैं, जो भी स्पेशली स्ट्रॉन्ग हवा चलते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो सारा चीज़ को हिला लेते हैं और गिराते भी है ना. आंधी तूफान जब आते हैं ना, आपने देखा होगा कई सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं. द सेम यहाँ पर भी है, कमज़ोर चीज़ों को गिराते हैं. ऑल द स्मॉल एंड फ्रेजाइल थिंग्स फॉल एन ईजी प्रे टू द स्ट्रॉन्ग ब्लोस. ओबियसली विंड स्ट्रॉन्ग ब्लोस होते हैं तो फ्रेजाइल थिंग्स मीन कमज़ोर थिंग्स वो गिर जाते हैं. As it does not listen to any prayers or appeals of mercy, the only way left for us is to build up our physical and mental strength to meet its challenges. Obviously इतना तेज हवा चलते हैं, आंधी तूफान आता है, हम कितना भी अपील करो, कितना भी रिक्वेस्ट करो, वो सुनते थोड़ी है हमारी बात, नहीं सुनते हैं, है ना. तो फिर हमें क्या करना होता है, अपना फिजिकली और मेंटली जो अपना स्ट्रेंथ से उसे चैलेंज करना ही होता है. मीट हिज चैलेंजेस. ओके, इट विल देन लुक लाइक ए फ्रेंड व्हेन वी आर फुली geared to face it boldly, courageously and fearlessly. हमारा पॉइंट ये कहते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग विंड आता है, हमें डरना नहीं चाहिए,
ठीक है, हमें बोल्ड होना चाहिए, करेज होना चाहिए और बिल्कुल फियरलेस होना चाहिए। हमें उसे ऐसे चैलेंज के रूप में लेना है, तब तो ले लेगा तो ये जो विंड भी, इतना स्ट्रॉन्ग विंड भी हमारे एक फ्रेंड जैसे हो जाता है। द विंड ब्लोस आउट एनी वीक hurts and fragile things, strong heats and fortified buildings defy its powers. यस, मैंने अभी शुरू में भी बताया था, विंड जो है किसी भी कमज़ोर चीज़ों को गिराता है, किसी भी बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं वो चीज़ें गिराते हैं, वो हल्की सी जो बिल्डिंग वगैरह जो होता है। ठीक है, अब इसमें समरी में हमारा जो पोइट है, शुरुआत में क्या होता है, जो हमारा विंड बहुत वायलेंट हो जाता है, हमारा पोइट एक अपील कर लेते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग विंड से हमारा पोइट क्या अपील करते हैं, द पोइट जो हमारे स्ट्रॉन्ग विंड से अपील ये करते हैं, रिक्वेस्ट ये करते हैं कि टू ब्लो सॉफ्टली और जेंटली, बहुत सॉफ्टली और जेंटली ब्लो करने के लिए विंड से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, सो दैट द विंडोज डू नॉट गेट ब्रोकन और पेपर्स आर नॉट स्कैटर्ड। क्यों हमारा पोएट रिक्वेस्ट करता है, चाहता है कि विंडोज़ जो है ये बहुत तेज़ हवा आ जाती है, खिड़की टप टप बंद हो जाता है, विंडोज़ के जो ग्लास वगैरह ब्रेक हो जाता है, फिर पेपर जो है इधर फैला रहता है, वो सब कुछ बंद करने के लिए, उसे सब कुछ रोकने के लिए हमारा पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड से, यही सॉफ्टली और जेंटली ब्लो करो। बट एट द सेम डे विंड जब आता है तो बहुत गुस्सा से आता है, बहुत तेज से, तो द फ्यूरियस विंड्स मेक ए मैस ऑफ एवरी अरेंजमेंट। अब देखो ये बहुत तेज विंड आता है, बहुत गुस्सा से फ्यूरियस होके आ जाता है, बहुत गुस्सा से आता है, बहुत सारा चीज़ें जो रखा हुआ है, अरेंज करके रखा, वो सब चीज़ गिरा रहती है। जैसे बुक्स आर थ्रोन डाउन फ्रॉम द शेल्फ, देयर पेजेस आर टॉर्न, जैसे शेल्फ में अरेंज कर रखा हुआ जो बुक्स होती है, विंड इतना तेज आते हैं वो सारा चीज़ को गिराते हैं। फिर इसके जो पेपर्स होते हैं, वो जो पेपर्स को भी टोन कर देते हैं, फाड़ देते हैं। और एट द सेम टाइम क्या होते हैं, द रेन्स फॉलो द विंड्स, सो दैट वे विंड्स मेक फन ऑफ वीक थिंग्स एंड पर्सन्स, फ्रेजाइल एंड delicate doors refers to her delicate doors and rafters houses, woods, even human beings and even weak hurt। तो हमारा पॉइंट ये कहता है कि तो इस तरीके से विंड ब्लो होते सारा चीज़ को गिराते हैं, पेपर भी फट जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, बुक शेल्फ में से बुक भी गिर जाते हैं। इस तरीके से जो वीक थिंग्स होती है, जो दुनिया में जो भी वीक थिंग्स होते हैं, जो डेलिकेट थिंग्स होती है, जैसे डोर होते हैं, राफ्टर्स होते हैं, हाउसेस है, वुड्स, जो भी चीज़ होते हैं, इवन वीक हर्ट्स होती है, वो सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, विंड बहुत वायलेंटली ब्लो करते हैं, वो ये सारा चीज़ को क्रश करते हैं, उनके सामने जो भी चीज़ आता है उसे क्रश करके लेके जाते हैं। सो क्या हम कह सकते हैं, ही सो विलफुल एंड डेस्पोटिक दैट ही लेसन्स नो अपील। तो इस तरीके से एक डेस्पोटिक क्या होते हैं, जो डेस्पोटिक रूलर सुना होगा अपना, रूलर पहले जो जैसे हिटलर है, इस तरीके से जो अपना पूरा पावर दिखाते हैं, इस तरीके से एक डेस्पोटिक रूलर टाइप के आते हैं, सारा चीज़ नाश करते हैं, किसी का जो रिक्वेस्ट होती है वो किसी से सुनते नहीं हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, it only safeguards the blow of the wind and the buildings and the strong buildings, homes having doors and windows। इसको किसको बचा लेते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होता है, जिनका डोर्स और विंडोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इन सबको क्या करता है, उन सबको बचा लेते हैं। तो इस वजह से हमारा जो पॉइंट होती है, प्रिपेयर करते हैं कि इस तरीके से जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ का, जैसे विंड आता है, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर एवरीवन। तो ये विंड आता है, इस तरीके से जो चैलेंज आता है लाइफ में, जो चैलेंज आता है उसके हमें फेस करने के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर आना चाहिए, ऐसा ना। यस, इस तरीके से विंड बहुत तेज़ ब्लो करते हैं, सारे नाश करते हैं, हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ताकि टू मीट सच चैलेंजेस ऑफ लाइफ। क्लियर?
सो तब तक होता है लेट ऑल बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ फियरलेसली एंड करेजियसली। पोएट हमारे से एक कहता है इस तरीके से विंड आता है, बहुत वायलेंटली आता है, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम सबको फेस करना पड़ता है। जो हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स आता है, वो प्रॉब्लम्स को हमें एक चैलेंज के रूप में लेना है, विदाउट एनी फियर एंड विद करेज। बहुत हिम्मत से बिना डरे हमें सारा हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ओके, तब तक आपको एक बार प्री रीडिंग करना है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।